So, hello, I welcome you all to your very first session with Basics of C Programming Language. Today, I'm going to start with the very first topic, right? So, आज हम start करेंगे C programming के basics से from the very beginning, right? And after learning about the basics of C programming, ठीक है, हम सी में प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं एंड व्हाट आर द रूल्स क्या हैं सी प्रोग्राम लिखने के एंड लेटेस्ट वर्जन कौन सी चल रही है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, राइट? जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है? ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज सेशन. ओके, So first of all, basics of C programming language, and जो ये आज की वीडियो है, this is completely for the beginners. So अगर आपको C programming language के बारे में कोई आइडिया नहीं है, then this is video is definitely for you. So let's start with the topic. So सबसे पहले आइए जानते हैं about the development and the versions of the C language. C language जो है वो किसने develop की? तो C language है, it was originally developed by the person जिसका name था Dennis Ritchie, right? And he developed the C language in between the years of 1969 and 1973 at the Bell Laboratory. And उसका C language लिखने का purpose क्या था? उसका main purpose था to re-implement the operating system for the Unix, right? Unix operating system को implement करना था, तो उस वजह से वो इस C programming language के ऊपर work कर रहा था, right? So जो C programming language है वो काफी version से गुजर चुकी है. So and these are the versions. So सबसे पहली जो the very first जो C language हमारी introduce की गई थी to the public वो थी K&R. Its name was K&R C language and वो publish हुई थी in the year 1978. तो जो ये publication date आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे year mention है, year के बाद फिर month mention है, after month it's date. So it's year, month and date. So आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो 1978 में पब्लिश हुई थी, फर्स्ट वर्जन, पहला वर्जन जो सी लैंग्वेज का था, इन द मंथ ऑफ फरवरी. फिर उसके बाद कुछ चेंजेस हुई एंड द वर्जन फॉर द सी लैंग्वेज we called it as C89. Then you had C90, then C95, then C99. Then in 2011, another major update was done in C11 where many new things were included, many new variables were added, right? And many new keywords. जो keywords होते हैं हमारे पास C language के अंदर, keywords क्या होते हैं? एक reserved words होते हैं जिनका meaning पहले से define होता है, ठीक है? वो हम करेंगे आगे. तो कुछ नए keywords introduce किए गए थे और कुछ functions भी add हुए थे. फिर जो आज लेटेस्ट इस टाइम इन द ईयर 2021 जो आपकी लेटेस्ट वर्जन चल रही है सी लैंग्वेज की, वो है आपकी C18. पहले इसका नाम सेट हुआ था C17, राइट? बट क्योंकि ये पब्लिश जो मेन पब्लिश हुई 2018 में हुई, तो इसलिए इसका नाम बाद में चेंज कर दिया फ्रॉम C17 टू C18, राइट? देन आफ्टर दिस नाउ लेट्स सी the applications of C language. अब C language पढ़नी जरूरी क्यों है, right? Why it is necessary to learn the C language? Although अब तक काफी न्यू लैंग्वेजेस मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, ठीक है? C++ में काफी इंप्रूवमेंट्स हैं. ऐसा नहीं है कि जो C and C++ है ये बहुत पुरानी हो चुकी है तो अब इन्हें पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है. नो, राइट? बेनिफिट किस में है? बेनिफिट लेटेस्ट वर्जन, जो लेटेस्ट कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं सी में या C++ में, वो आपको आने चाहिए, ठीक है? जैसे कि आप PHP पढ़ते हो, आप पाइथन पढ़ रहे हो, राइट? और भी काफी न्यू लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? जावास्क्रिप्ट के बाद हमारे पास एंगुलर है, Node.js है, ठीक है? वैसे ही C++ के अंदर भी काफी न्यू कंसेप्ट्स हैं. इस वजह से जो C है दिस इज स्टिल यूज्ड, क्योंकि जो C है इसे हम क्या बोलते हैं? ये फादर है. दिस इज अ फादर ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C इज द बॉस, राइट? सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ C लैंग्वेज. तो पहली एप्लीकेशन है कंप्यूटर एप्लीकेशंस. काफी सॉफ्टवेयर्स जो है कंप्यूटर्स के वो C के थ्रू लिखे जाते हैं. दे आर रिटन इन C लैंग्वेज. एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, एम्बेडेड डिवाइसेस होती हैं, उनकी प्रोग्रामिंग जो होती है वो C में होती है, राइट? एंड हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हम आजकल कितनी ज्यादा यूज कर रहे हैं. जैसे ही आपकी IoT इंट्रोड्यूस हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है ना? सेंसिंग डिवाइसेस आ रही है, हम कनेक्ट कर रहे हैं अपनी डिवाइसेस को इंटरनेट के थ्रू घर में, तो उसकी प्रोग्रामिंग जो हो रही है वो C के थ्रू हो रही है,
हालांकि बीच में कुछ और लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होगा, बट सी लैंग्वेज इज डेफिनेटली देयर, सी लैंग्वेज वहां पे है, राइट। देन नेक्स्ट, सिमुलेटर्स। सिमुलेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि आप लोग गेम प्ले करते हो, है ना, गेम खेलते हो, वो मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप सचमुच में उस जगह पे हो। जीटीए गेम है, और भी कितनी सारी गेम्स है ना। आई डोंट प्ले गेम्स, तो मुझे इतना पता नहीं है। तो वो क्या है? सिमुलेटर है, ठीक है। हम एक्चुअल में नहीं वहां वहां पे ये सब कर रहे, बट एक्चुअली वी आर डूइंग दिस थ्रू गेम। तो दिस इज व्हाट अ सिमुलेटर इज। जो चीज हम एक्चुअल में नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। जो साइंटिस्ट हैं वो सबसे पहले सिमुलेटर्स पे चेक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, राइट। इफ वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, तो उसके लिए हमारे पास सिमुलेटर्स होते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है अगेन, ठीक है। तो इनकी इंप्लीमेंटेशन भी जो है वो सी लैंग्वेज में होती है, राइट। देन आफ्टर दिस यू हैव कंपाइलर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नाउ कंपाइलर्स क्या होते हैं? कंपाइलर्स बच्चे अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर, राइट। कंपाइलर्स जो होते हैं वो कंपाइल करते हैं आपके प्रोग्राम को, मतलब जो वो कन्वर्ट करते हैं आपके लो लेवल प्रोग्राम को इनटू हाई लेवल प्रोग्राम। आप प्रोग्राम लिखते हो सी या सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। अब उस प्रोग्राम को हमने कन्वर्ट करना है एक ऐसे प्रोग्राम में जो हमारी कंप्यूटर मशीन अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन का काम कौन करेगा? कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या हुआ? एक तरह से इट इज अ ट्रांसलेटर, राइट। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें पता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पहले सी लैंग्वेज में लिखा गया था। तो अभी भी सी लैंग्वेज के अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे जाते हैं, इंक्लूडिंग सी प्लस प्लस। सी एंड सी प्लस प्लस बोथ आर यूज इन राइटिंग दी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें इसके अंदर थ्रेड्स होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सब, इन सब की इंप्लीमेंटेशन सी एंड सी प्लस प्लस के थ्रू की जाती है। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, वीएलसी मीडिया प्लेयर। यूज करते हो आप लोग? यस, वी यूज वीएलसी मीडिया प्लेयर बिकॉज ऑफ इट्स मेनी एडवांटेजेस, ठीक है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होती है वीएलसी मीडिया प्लेयर में। तो VLC media player, it's written using a combination of C, C++ and Objective C programming language. तो आप देख सकते हो इसकी कितनी एप्लीकेशंस हैं। फिर उसके बाद एक और एप्लीकेशन है जो हम MS ऑफिस यूज करते हैं, MS वर्ड के अंदर हम काम करते हैं, हम एक्सेल यूज करते हैं, राइट। जो जॉब करते हैं दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन MS ऑफिस टूल्स, ठीक है। तो इनकी इंप्लीमेंटेशन इज ऑल्सो डन इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो एडोब है, एडोब एक्रोबैट रीडर, राइट, वो भी सी लैंग्वेज में ही डेवलप हुआ था सबसे पहले, ठीक है। सो एडोब हैज रोल्ड आउट सम ऑफ द वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स इन एनिमेशन डोमेन। वी हैव सम अमेजिंग टूल्स, हमारे पास कुछ अमेजिंग टूल्स हैं दैट हैव बीन डेवलप्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियम, एडोब इमेज रेडी एंड अदर्स। तो ये सब हैं हमारी एप्लीकेशंस ऑफ सी, right? So that's why it is very important to learn a C programming language for the beginning, right? Then next, आइए अब देखते हैं how can we write a C program. अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगी कि हम सी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। फिर उसके बाद आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप द थ्योरेटिकल पार्ट कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, राइट। तो जो मेन स्ट्रक्चर रहेगा हमारा सी प्रोग्राम का वो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो लेट मी शो यू, यहाँ पे आई एम गोइंग टू यूज अ पेन। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ये वाली स्टेटमेंट, दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट। और ये क्या है? हम यहाँ पे लिख रहे हैं हैश। हैश एक सिंबल है, आपके लैपटॉप के कीबोर्ड पे है। देन इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड मतलब कुछ इंक्लूड करना, है ना, ऐड करना। देन हमने यहाँ पे कुछ एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नेम लिखा है, उसका नेम क्या है? stdio.h, राइट। अब ये क्या है? हमने ये हम इंक्लूड कर रहे हैं हेडर फाइल। सबसे पहले ये हमारी क्या है? हैश इंक्लूड stdio.h। वी आर इंक्लूडिंग दिस stdio हेडर फाइल। stdio का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। std का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, i मतलब इनपुट, o मतलब आउटपुट, ठीक है। अब जो ये हेडर फाइल है हम ये क्यों इंक्लूड कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर? क्योंकि जो हम फंक्शंस यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किया है printf, ठीक है। ये क्या है? ये फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, हमने डिफाइन नहीं किया, पहले से इसकी इंप्लीमेंटेशन की गई है। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन किसके अंदर की गई है? ये वाली हेडर फाइल के अंदर stdio.h,
इसके अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफाइंड है। तो अगर हमने इस फंक्शन को यूज करना है, बने बनाए फंक्शन को यूज करना है, तो हमें उस लाइब्रेरी का नाम मेंशन करना पड़ेगा एट द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, तो ये होगी हमारी स्टेटमेंट। और इस हेडर फाइल को हम कैसे इंक्लूड करते हैं? बाय राइटिंग हैश इंक्लूड। और यहाँ पे आपका हैश क्या है? हैश, दिस इज योर प्री प्रोसेसर, एंड इंक्लूड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द डायरेक्टिव, राइट? व्हाट इज हैश? हैश इज अ प्री प्रोसेसर and include is a directive statement, right? Next, after this, now after the hash we have a main function. What we have written? We have written the main function int main. अब ये मेन फंक्शन क्या होता है? जो मेन फंक्शन होता है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो यहीं से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन। इस पॉइंट से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। जो ये स्टेटमेंट है, ये हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती, ये हमारी क्या होती है? प्री प्रोसेस होती है। ठीक है, वी प्री प्रोसेस दिस स्टेटमेंट, राइट? अब यहाँ पे हमने मेन फंक्शन लिख दिया। ठीक है, ये हमारे फंक्शन का नाम है मेन। वॉइड मतलब नल, मतलब जो इसके अंदर जो हम इनपुट्स हैं वो कोई इनपुट नहीं है। वॉइड मतलब खाली। ठीक है, तो चाहे आप इंट मेन वॉइड लिखो, चाहे आप सिर्फ इंट मेन लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। एंड जो ये मेन फंक्शन है, जब ये खत्म होगा, इन दी एंड ये कुछ इंटीजर रिटर्न करेगा। तो ये इंट क्या है यहाँ पे? ये इसकी रिटर्न टाइप है। ठीक है, ये क्या है? रिटर्न टाइप। तो इसीलिए हमने बिल्कुल लास्ट में हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है। ये इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। कौन सी इंटीजर वैल्यू? 0। अब आप पूछोगे कि मैम वाई 0, वाई नॉट एनी अदर नंबर? कोई भी नंबर रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है कि 0 ही करना है। यू कैन राइट रिटर्न 10, रिटर्न 100, आपके पास एरर नहीं आएगी। यू विल गेट दी एग्जीक्यूशन एंड द आउटपुट। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1, ठीक है, तो हम सिर्फ 0 and 1 वैल्यूज मोस्टली रिटर्न करवाते हैं। यहाँ पे इस केस में रिटर्न 0 मतलब सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, मतलब फ्लैग सक्सेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे रिटर्न 1, तो इसका मतलब उसमें कुछ एरर है, जिस वजह से हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये होती है रिटर्न 0। तो इस वे से हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल अपनी लाइब्रेरीज, जहां पे ये हैश क्या है? हैश इज अ प्री प्रोसेसर। ठीक है, और इंक्लूड क्या है? ये डायरेक्टिव है। तो हैश इंक्लूड क्या बन गया? हैश इंक्लूड बन गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं कंपाइलर को कि भाई ये stdio हेडर फाइल इंक्लूड करो। क्यों इंक्लूड करनी है? क्योंकि आई एम गोइंग टू यूज printf फंक्शन। मुझे printf फंक्शन यूज करना है। इसके बिना मैं अपने प्रोग्राम में कुछ भी मैंने प्रिंट करवाना है वो प्रिंट नहीं करवा पाऊंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे अपनी बॉडी स्टार्ट की बाय राइटिंग करली ब्रैकेट्स। यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, राइट? ठीक है, और इन बिटवीन ये हम क्या लिख रहे हैं? हम दिस इज योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेन फंक्शन। ये हम डिफाइन कर रहे हैं अपना। हमने एक फंक्शन लिखा कि हमने कुछ काम करना है। अब हमने क्या काम करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे ना। ठीक है, पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं वो करूंगी। ये होगी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये मेन के अंदर हम क्या लिख रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन। तो हम इस प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे हैं? वी आर प्रिंटिंग printf हेलो। ठीक है, एंड वी आर प्रिंटिंग वेलकम टू द कोर्स। क्लियर? एनी डाउट? आई होप इट इज क्लियर, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट आइए अब जानते हैं रूल्स क्या हैं टू राइट अ सी प्रोग्राम। रूल नंबर 1, जो हमारी जितनी भी सी स्टेटमेंट्स हैं दे मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। ठीक है, जितनी भी सी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी सी स्टेटमेंट्स सेमीकोलन से एंड होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे ये इंग्लिश स्टेटमेंट लिखी, तो ये हमारी डॉट से एंड हो रही है ना। वैसे अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमारी सेमीकोलन से एंड होगी, राइट? नेक्स्ट,
जो सी है वो केस सेंसिटिव है, मतलब अगर आप कुछ अपर केस में लिखोगे और वही सेम चीज आप लोअर केस में लिखोगे तो दोनों डिफरेंट मानी जाएंगी, सेम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इट इज केस सेंसिटिव। ठीक है, जनरली हम जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो हमेशा हम लोअर केस में लिखते हैं, अपर केस में नहीं लिखते। नेक्स्ट जो सी स्टेटमेंट है, हम उसे एक लाइन या एक लाइन को तोड़ के मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे प्रिंट करवाना हेलो डियर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगी प्रिंटफ, प्रिंटफ मतलब प्रिंट फॉर्मेटेड, ठीक है, ये हम आगे करेंगे इसके बारे में। प्रिंटफ ये क्या है? फंक्शन है, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फंक्शन, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मैं इनपुट पास करूंगी हेलो, ये इसकी इनपुट हो गई, ठीक है, तो प्रिंटफ जो है हेलो आउटपुट करवा देगा, ठीक है। या तो मैं एक लाइन में लिख सकती हूँ प्रिंटफ हेलो डियर, या फिर आई कैन राइट प्रिंटफ हेलो, फिर नेक्स्ट टाइम अगेन आई कैन राइट प्रिंटफ डियर, तो ये हो गया ना मल्टीपल लाइंस में, ठीक है। देन ब्रेसेस मस्ट ऑलवेज मैच अपॉन पेयर्स, जो ब्रेसेस हैं फॉर एग्जांपल कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स हैं, ये हमेशा मैच होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं फिर क्लोज करना भूल जाते हैं, राइट, इस बात का पक्का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एवरी सी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, मेन फंक्शन इज नेसेसरी, और आपके प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होगा, एक से ज्यादा मेन फंक्शन नहीं लिखना, ठीक है, और मेन फंक्शन के बिना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख देते हैं लेकिन मेन लिखना भूल जाते हैं। अगर आपने मेन ही नहीं लिखा तो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, है कि नहीं? सो एवरी सी प्रोग्राम मस्ट स्टार्ट विद द मेन फंक्शन, एक मेन फंक्शन उसमें होना जरूरी है। अब आते हैं कमेंट्स पे। कमेंट्स, कमेंट मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट मेन, ठीक है। अब लेट्स से आप लोगों को नहीं पता मेन क्या है, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कमेंट ऐड कर दूंगी बाय राइटिंग 2/, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी दिस इज मेन फंक्शन, मतलब आपको पता चल जाएगा कि जो ये क्या है, ये हम मेन फंक्शन बना रहे हैं, तो ये होता है कमेंट। तो कमेंट को हम नेस्ट नहीं कर सकते, मतलब कमेंट के अंदर कमेंट नहीं लिख सकते, राइट। देन फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये हमने मल्टी लाइन कमेंट लिखा, मल्टी लाइन कमेंट हम कैसे लिखते हैं? कुछ इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो कमेंट हमने यहाँ पे लिखा वेलकम टू सी, फिर उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग उसके अंदर नेस्ट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, सी के अंदर आपके पास एरर आएगी। जो कमेंट है उसे भी हम स्प्लिट कर सकते हैं इन मोर देन वन लाइन, राइट। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स दे दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर, उनका सेपरेटली एक मीनिंग है, जैसे डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर कुछ वर्ड्स का प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है, ठीक है। सिमिलरली इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स क्या होते हैं हमारे? दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। What are they? These are the reserved words, right? Next, all the keywords, they are case sensitive. तो जैसे आपको कीवर्ड यहाँ पे लिखा हो, जैसे ऑटो लिखा है, इफ लिखा है, IF स्मॉल में, तो आपने वैसे ही यूज करना है। Of the 44 keywords, 32 are the original C language keywords. मतलब अब इस टाइम आपके पास टोटल कितने कीवर्ड्स हैं? You have 44 keywords. पहले 32 कीवर्ड्स होते थे, ठीक है, till C89। फिर C18 के अंदर हमारे पास 44 कीवर्ड्स हो गए हैं, जिसमें कुछ कीवर्ड्स पुराने हैं, कुछ कीवर्ड्स नए हैं, right? For example, let me show you over here that which are the new keywords and which are the old one. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फोर, गो, ये जो मैं अभी बता रही हूँ ये पुराने कीवर्ड्स हैं till C11. If, then int, long, register, return, short, sign, size of, static, struct, switch, type def, union, unsigned, void, volatile, while, that's it. तो ये हमारे पुराने कीवर्ड्स हैं। फिर C11, C18 में हमारे पास ये कुछ न्यू कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस की गए। कौन से वाले?
एक इनलाइन कीवर्ड यूज किया गया। पहले हमारे पास इनलाइन कीवर्ड सी में नहीं था, C++ में था, अब ये सी में भी ऐड हो गया। ठीक है, देन रिस्ट्रिक्ट कीवर्ड है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और कीवर्ड है दिस वन, जो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहे हैं। दीज ऑल कीवर्ड्स दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन योर दिस बूल कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी, दीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन योर C18। लेकिन जो ये वाले कीवर्ड्स हैं, alias, align off, atomic, generic, no return, static assert, threat local, these were introduced in C11। तो याद रखना हमारे पास टोटल 44 कीवर्ड्स हैं, पहले 32 होते थे, तो पुराना नहीं यूज करना। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आइए अब देखते हैं सैंपल प्रोग्राम, समझते हैं कि हम सी के अंदर प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, हमने क्या लिखा है, दिस इज द कमेंट। तो कमेंट हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो एक होता है सिंगल लाइन कमेंट लाइक दिस 2 डबल फॉरवर्ड स्लैश से, ये हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। तो मल्टीपल लाइन कमेंट हम इस वे से लिख सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार फिर मल्टी लाइन, और यहाँ पे फिर स्टार फिर फॉरवर्ड स्लैश, ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट, राइट। देन उसके बाद हम अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, कौन सी, stdio.h बाय यूजिंग इंक्लूड डायरेक्टिव। इंक्लूड मतलब इंक्लूड करना, हैश प्री प्रोसेसर। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसके जो कंटेंट हैं सारे वो ऐड हो जाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो जब नेक्स्ट फाइल होगी आपकी, वो प्री प्रोसेस्ड फाइल होगी, उसके अंदर ये आपके हैश इंक्लूड्स वगैरह सिंबल्स नहीं होंगे। ऊपर टॉप पे होगा इसका हेडर फाइल का कंटेंट, फिर नीचे होगा आपका अपना प्रोग्राम का कंटेंट। तो ये होता है प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब दो फाइल्स को जोड़ के एक न्यू फाइल बनाना। देन अब आ गया आपका मेन फंक्शन, यहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर अब हम आगे मेन फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक हमने डिक्लेयर किया एज। एज क्या होती है, इंटीजर होती है। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता, 1 2 3 होता है, 2.5 नहीं होता। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे इंट। इंट मतलब इंटीजर, हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एज, और इसका साइज क्या रहेगा, 4 बाइट्स। सिमिलरली फ्लोट वेरिएबल बना रहे हैं परसेंटेज स्टोर करने के लिए, उसका साइज भी क्या रहेगा, 4 बाइट्स। और साइज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग साइज ऑफ फंक्शन। ये साइज ऑफ फंक्शन हम यूज करते हैं साइज को कैलकुलेट करने के लिए। फिर लॉन्ग लॉन्ग कॉन्टेक्ट नंबर, अगर हमने फोन नंबर यूज करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए हम इंटीजर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीजर की जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है। लॉन्ग लॉन्ग की रेंज ज्यादा होती है, मतलब उसमें आप बिग नंबर स्टोर कर सकते हो, उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग का साइज कितना होता है, 8 बाइट्स। नेम को स्टोर करने के लिए हम लेंगे एरे ऑफ करेक्टर्स। अगर एक करेक्टर, जैसे कि मेरा नाम जसलीन है, तो अगर मैं लिखूंगी कैर नेम, तो अब कैर नेम के अंदर वी कैन स्टोर ओनली सिंगल करेक्टर जे। अगर मुझे पूरा जसलीन स्टोर करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीपल करेक्टर स्टोर करने पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई ओवर हियर वी आर डिक्लेयरिंग 20 करेक्टर्स। ठीक है, ओके ओके नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नाउ अब हम इनपुट लेंगे यूजर से इन चारों वैल्यूज के लिए, एज, फ्लोट, परसेंटेज, कॉन्टेक्ट नंबर एंड नेम। तो उसके लिए हम प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि हम कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे यूजर के लिए, यूजर के पास मैसेज आएगा, तो मैसेज, यूजर को मैसेज देने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे प्रिंटफ। और जब यूजर मैसेज देख के कुछ इनपुट करेगा, टाइप करेगा, तो इनपुट लेने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं स्कैनफ। स्कैनफ इज यूज्ड फॉर द इनपुट एंड प्रिंटफ आउटपुट के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। अब जो ये एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट है, ये एज इट इज प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि वी आर राइटिंग इट इन डबल कोट्स। तो डबल कोट्स में आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई वर्ड हो या करेक्टर हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्कैनर फंक्शन यूज कर रहे हैं, उसे इनपुट ले रहे हैं %s, क्योंकि हम स्ट्रिंग इनपुट करवा रहे हैं, मल्टीपल करेक्टर्स इनपुट करवा रहे हैं एक बार में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं %s। और %s, %d, %f, ये क्या है हमारे, और भी है हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर।
मतलब हम स्पेसिफाई करेंगे कंपाइलर को कि जो हम इनपुट ले रहे हैं वो किस टाइप की है। अगर %s है तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग है, अगर %d है तो इसका मतलब वो इंटीजर है, और अगर %f है तो इसका मतलब वो क्या है, फ्लोट है। ठीक है, फिर नेम इनपुट करवाने के बाद हम एज इनपुट करवाएंगे। अब एज क्या है, इंटीजर, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, %d। ठीक है, फिर सिमिलरली नेक्स्ट टाइम अब हम कॉन्टेक्ट नंबर इनपुट करवा रहे हैं, कौन सा, लॉन्ग इंटीजर, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है %LLD। ठीक है, LL लॉन्ग, D मतलब इंटीजर, एंड कॉन्टेक्ट नंबर। अब क्यों एंड क्या होता है यहाँ पे हमारा, एंड इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। मतलब जो भी हम वैल्यू इनपुट करवाएंगे, लेट्स से मैंने वैल्यू इनपुट करवाई, यहाँ पे इनपुट करवाई लेट्स से 92%। ठीक है, तो जो ये वैल्यू है ये कहाँ पे जाके स्टोर होगी, इस पर्सन के कुछ एड्रेस पे, जैसे कि ये आपकी रैम है, मेमोरी है। ठीक है, आपने यहाँ पे नेम, आपकी नेम को मेमोरी मिली, फिर यहाँ पे % को मेमोरी मिली। ठीक है, तो इसका कोई मेमोरी एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस होगा इसका, मेमोरी एड्रेस। तो उस एड्रेस पे हम ये 92 वैल्यू स्टोर करवाएंगे जाके। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे लिख रहे हैं एड्रेस ऑफ %। ठीक है, इनपुट दे दे, इनपुट देने के बाद हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं यूजिंग दी printf फंक्शन। क्लियर, एंड ये है आपकी आउटपुट। लेट्स से एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, तो हमने नेम इनपुट करवाया लेट्स से गुरलीन। ठीक है, फिर एंटर एज 18, देन कॉन्टेक्ट नंबर, देन grade in 12th, and these are the details of the students: name, age, percentage, and contact number. Clear? So that's it for your this lecture. Thank you so much for watching this video. Stay tuned and please like this video and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care.